नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है चुनाव आयोग, और हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में। केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को कैसे पद से हटाया जाता है, कौन हटाते हैं, किस विधि के तहत हटाते हैं, भारतीय संविधान इस संबंध में क्या कहता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, चुनाव आयोग को कौन कौन से कार्य भारतीय संविधान के तहत मिले हैं। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयोग के पद पर किन किन व्यक्तियों ने काम किया है और कौन कौन से व्यक्ति चुनाव आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस संबंध में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को पद से हटाने के संबंध में। अगर चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को कार्यकाल के बारे में बातचीत करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो। इसके अलावा बातचीत करें कि अगर चुनाव आयोग के सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसको संबोधित करते हुए देते हैं। तो इस संबंध में हमने चर्चा की है कि चुनाव आयोग के पदाधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे कि अगर इनको पद से हटाना है तो हम किस विधि के तहत इनको पद से हटाते हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान यह कहता है कि चुनाव आयोग में एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। इस संबंध में भारतीय संविधान यह कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि के तहत हटाया जाता है, इस संबंध में विधि कौन बनाता है। इसके अलावा इनके संबंध में भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान यह कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की विधि यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। आपने अगर उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि के संदर्भ में अगर चर्चा की है तो वो विधि यहाँ लागू होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो विधि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की काम में ली जाएगी। और आपको याद है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस विधि के तहत हटाया जाता था। कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए साबित कदाचार या अक्षमता की जरूरत होती है। अगर उन पे आरोप लगा है साबित कदाचार का या आरोप लगा है नंबर 2 पे अक्षमता का, इन दोनों आरोप में से अगर कोई एक आरोप पाया जाता है तो हम संसद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए 2 आधार होना जरूरी है, या तो साबित कदाचार का या अक्षमता का। इनमें से अगर एक आधार है तो उनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद विधि के माध्यम से हटाती है। ये विधि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर लागू होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप होना बहुत जरूरी है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप है तो संसद विशेष बहुमत के माध्यम से उनको पद से हटाती है। अगर इस संबंध में आपको पूरी कहानी और पूरी चर्चा अगर आपको पढ़नी है तो मैंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करके एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करके पहले भी 2 बार बता चुका हूं मैं। अब हम बातचीत करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयोग को तो हमने हटाने की विधि समझ में आ गई कि उन पे साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप हो और संसद अपने विशेष बहुमत के माध्यम से हटाती है। क्या अन्य निर्वाचन आयुक्त को संसद इसी विधि से हटाती है या इस संबंध में अनेक और प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान यह कहता है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको हटाने के संदर्भ में सबसे पहले अनुशंसा करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुशंसा करता है, ये अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को। हटाता कौन है इनको पद से? राष्ट्रपति हटाता है। किसकी अनुशंसा पर हटाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर हटाता है। तो ये कहानी पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की विधि अलग है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की विधि अलग है, और दोनों के विधियों के बारे में भारतीय संविधान क्या क्या बातें बतलाता है, इनके बारे में हमने चर्चा की है, पढ़ा है। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस विधि के तहत हटाया जाता है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा, जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कोई बात नहीं। नंबर 2 पे क्या प्रावधान किया गया है? नंबर 2 पे प्रावधान ये किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप होना आवश्यक है। 3 नंबर प्रावधान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद विशेष बहुमत के माध्यम से हटाती है। विशेष बहुमत के माध्यम से हटाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों आरोप में से एक भी आरोप या तो साबित कदाचार का हो या अक्षमता का हो, दोनों में से अगर एक आरोप हो तो उसको हटाते हैं। हटाता कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद विशेष बहुमत के माध्यम से हटाती है। ये हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में चर्चा की है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको किस विधि के तहत हटाया जाता है, कौन हटाता है, किस विधि का काम में लिया जाता है, किस विधि को। इसके अलावा भारतीय संविधान इस संबंध में क्या बतलाता है। तो हम पढ़ लेते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। अन्य निर्वाचन आयुक्त, इस संबंध में हम बातचीत करें अन्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में, तो कहा जाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। इस संबंध में
इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुशंसा करता है। तो हमने ये कहानी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हमने चर्चा की है कि मुख्य निर्वाचन आयोग को तो संसद हटाती है, और संसद कैसे हटाती है? विशेष बहुमत के माध्यम से हटाती है, और संसद ही हटाने के संबंध में नियम और कानून बनाती है। और किस विधि के तहत हटाया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस विधि के तहत हटाया जाता है, उसी विधि के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है, किस विधि के तहत हटाता है? तो हमारा प्रश्न का उत्तर ये है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाता है, और राष्ट्रपति इस संबंध में किससे विचार विमर्श करता है, या इस संबंध में राष्ट्रपति को कौन अनुशंसा करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुशंसा करता है कि इस व्यक्ति को आपको पद से हटाना है। तो ये क्या करता है? आपस में विचार विमर्श करता है, अनुशंसा करता है, और राष्ट्रपति उनको पद से हटा देता है। अब हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कार्य, कि चुनाव आयोग का क्या कार्य है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के संबंध में क्या क्या बातें बतलाता है। तो हम पढ़ेंगे अभी चुनाव आयोग के कार्य। इस संबंध में पहला काम तो यही है चुनाव आयोग का कि चुनाव करवाना। चुनाव करवाओगे तो आपको मतदाता सूचियां तैयार करवानी पड़ेगी। अगर आपको चुनाव करवाना है तो सबसे पहले चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव करवाना। अगर चुनाव करवाना है तो मतदाता सूचियां तैयार करवानी पड़ेगी। अगर मतदाता सूचियां तैयार करवानी पड़ेगी तो मतदाता सूचियों के अलावा क्या काम है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना, चुनाव होने से पहले आदर्श आचार संहिता को लागू करना। इसके अलावा वो कौन कौन से पदों के लिए चुनाव करवाती है? तो चुनाव आयोग का कार्य है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना इनका महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो चुनाव आयोग के कार्यों के अलावा और कौन कौन से कार्य चुनाव आयोग करता है, तो पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आयोग के कार्य, नंबर 1 पे बात है हमारा चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य, अगर चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में बातचीत करें तो नंबर 1 पे है चुनाव करवाना। चुनाव करवाना, और किन किन के चुनाव करवाना? तो नंबर 2 पे कहा जाता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के अलावा आपको लोकसभा का चुनाव करवाना है, लोकसभा के अलावा आपको राज्यसभा के चुनाव करवाने हैं, राज्यसभा के अलावा आपको विधानसभा के चुनाव करवाने हैं, और विधानसभा के अलावा आपको विधान परिषद के भी चुनाव करवाने हैं। ये इन पदों के लिए आपको चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी है, और ये इनका मुख्य कार्य माना जाता है चुनाव आयोग का। इसके बाद में कहा जाता है चुनाव करवाओगे तो इस संबंध में आपको क्या करना पड़ेगा? मतदाता सूचियां तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना। और मतदाता सूचियां तैयार करने से पहले, करवाने के बाद में, चुनाव करवाने से पहले आपको आदर्श आचार संहिता को लागू करना पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता को आपको क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। भारत में अगर बातचीत आदर्श आचार संहिता लागू करवाना। इसके अलावा कहा जाता है, अगर हम बातचीत करें कि भारत में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता को कब लागू किया गया था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहाँ लिख देना 1971। 1971 में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता को लागू किया गया था। नंबर 5 की बात करें तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना
मान्यता देना। इसके अलावा अगर आगे बात करें नंबर 6 पर, तो राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना। दलों की मान्यता रद्द करना। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो परिसीमन करवाना। परिसीमन करवाना, ये इनके महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा करें तो चुनाव आयोग का पहला कार्य चुनाव करवाना। चुनाव करवाना किन किन के चुनाव? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना। इस संबंध में आपको मतदाता सूचियां तैयार करवाना। आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना, जो भारत में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी 1971 में। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना, परिसीमन करवाना। और परिसीमन प्रत्येक 10 वर्ष जो जनगणना होती है, जनगणना के बाद में की जाती है। ये हमारे चुनाव आयोग के सबसे महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की। अब हम पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कुछ और भी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य हैं। आपने सुना होगा, पहले हमने राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में चर्चा की है, लोकसभा सदस्यों के बारे में चर्चा की है, राज्यसभा सदस्यों के बारे में चर्चा की है, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों के बारे में। अगर हम बातचीत करें कि चुनाव आयोग के और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो चुनाव आयोग के कौन कौन से और महत्वपूर्ण कार्य, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बातचीत करें, हम अभी 4 भारतीय संविधान के 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 ये कहता है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता, अगर संसद के सदस्यों में अयोग्यता पाई जाती है तो वो किन किन कारणों से अयोग्यता पाई जाती है, तो वो उन बातों का जो निर्धारण किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कहता है 102, संसद के सदस्यों की अयोग्यता, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद बतलाता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 बतलाता है कि किन किन कारणों से अयोग्यता पाई जाती है, या उन्होंने भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया है, उन्होंने कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर लिया, या वो दिवालिया घोषित हो गया, या न्यायालय के द्वारा उसको विकृचित घोषित कर दिया, या उन्होंने कोई अन्य देश की मतलब नागरिकता को स्वीकार कर लिया, या इसके अलावा संसद के द्वारा कोई योग्यता का निर्धारण किया गया है, वो योग्यता उसमें नहीं है, तो भी अयोग्यता का निर्धारण किया जाता है। तो हमने ये चर्चा कर ली 102 के बारे में। नंबर 2 पे बारे में बातचीत करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 ये कहता है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति इस संबंध में किससे विचार विमर्श करेगा, तो वो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। इस संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 में जो प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को हम लिख लेते हैं। तो इसमें 103 यह कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति इस संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ
विचार विमर्श करेगा। इस संबंध में अगर बातचीत करें तो अयोग्यता का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति इस संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ में विचार विमर्श करेगा और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में ये अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। हमने 2 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102, जिसमें संसद के सदस्यों की अयोग्यता का बारे में जानकारी मिलती है, अयोग्यता का निर्धारण के बारे में जानकारी मिलती है। अयोग्यता के निर्धारण कौन करता है, तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके साथ में विचार विमर्श करके करता है, तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सामने विचार विमर्श करके करता है। क्योंकि संसद के सदस्यों का निर्वाचन कौन करवाता है, तो संसद के सदस्यों का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के बारे में चर्चा की। और इस संबंध में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, तो आखिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ही भूमिका है, वो ही राष्ट्रपति को सलाह देता है, विचार विमर्श करके बतलाता है कि इस संबंध में ऐसा प्रावधान करें आप। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191, 192 ये कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण। विधानमंडल के सदस्यों के बारे में ये कहा जाता है कि विधानमंडल के सदस्य हैं, अगर वो अयोग्य हो जाते हैं तो वो किन किन कारणों से अयोग्य हो जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में जो प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 में किया गया है। कौन कौन से प्रावधान किया गया है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। और राज्य विधानमंडल की सदस्यों के बारे में ये कहा जाता है, इन्होंने कोई लाभ का पद धारण कर लिया या किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया या भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया या वो दिवालिया घोषित हो गया या न्यायालय के द्वारा विकृत घोषित हो गया या संसद के माध्यम से कोई ऐसी विधि का निर्माण किया है जो इस सदस्य में नहीं है। तो ये अगर इन कारणों का अगर अभाव पाया जाता है तो वो जो सदस्य है वो क्या हो जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है। अब इनको अयोग्य घोषित करेगा कौन, इनको अयोग्य घोषित राज्यपाल करेगा। और इस संबंध में प्रावधान यह किया गया है कि राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 के बारे में चर्चा की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में जानकारी बतलाता है कि वो किन किन कारणों से अयोग्य घोषित हो जाते हैं। इसके अलावा अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और इस संबंध में राज्यपाल किससे सलाह लेता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ में सलाह लेता है, विचार विमर्श करता है। तो हमने चारों अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की कि आखिर चारों अनुच्छेदों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। तो हमें पता चला कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो साथियों, ये हमने राज्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की। अब हम उन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं इस पद पर जिनके बारे में जिनका नाम का पता हमें बहुत आवश्यक है, नाम का पता होना जरूरी है। तो इस संबंध में अगर बातचीत करें तो हम ये कहें कि सबसे पहले बातचीत करें तो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन का कार्यकाल वो माना जाता है कि 8.5 साल या 8.25 साल के करीब माना जाता है। ये पहले भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो नंबर 2 पे बातचीत करें हम के सुंदरम का नाम हमें इसलिए याद होना चाहिए कि इन दोनों का कार्यकाल लगभग बराबर माना जाता है कि ये 8.5 साल करीबन ये उन्होंने काम किया है। एक नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये राजस्थान के निवासी थे, इसलिए हम इनका नाम भी हमें याद होना जरूरी है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को सुशोभित किया है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो वी एस रमा देवी का नाम इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि यह एकमात्र महिला है। अगर प्रश्न पूछ लें कि एकमात्र महिला जिन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग के पद को सुशोभित किया है तो वी एस रमा देवी। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो एक नाम आता है, वो नाम है एन गोपालास्वामी। एन गोपालास्वामी जी का नाम इसलिए हमें याद रखना जरूरी है कि इन्होंने एक अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी और उस अन्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है नवीन चावला। और ये नवीन चावला अन्य निर्वाचन आयुक्त था और एन गोपालास्वामी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इनको हटाने के लिए एन गोपालास्वामी ने राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी। तो ये राष्ट्रपति को अनुशंसा की, लेकिन इनको हटाया नहीं किया था और बाद में ये नवीन चावला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। तो इनका नाम भी याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बातचीत करें तो एक नाम आता है सुनील अरोड़ा का, जो वर्तमान में है। कुल मिला के हमने 7 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पढ़ा है। सुकुमार सेन प्रथम थे, के सुंदरम द्वितीय थे, इनका कार्यकाल लगभग बराबर माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह राजस्थान के निवासी थे, इसलिए नाम उनका याद होना जरूरी है, हमारे लिए गर्व की भी बात है। वी एस रमा देवी जो एकमात्र महिला है जो इस पद पर बैठी है, तो इनका नाम भी याद होना बहुत ज़रूरी है। एन गोपालास्वामी, इनका नाम होना किस लिए ज़रूरी है कि नवीन चावला जब अन्य निर्वाचन आयुक्त थे तो इनके हटाने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी एन गोपालास्वामी ने। नवीन चावला बाद में क्या बने थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे और सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो ये हमारे चुनाव आयोग के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, चुनाव आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जाता है, चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, चुनाव आयोग को लेकर जो समस्त जानकारी है वो मैंने मेरी क्लास में आपको उपलब्ध करवाई है। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी के स्नेह व आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। तो ये हमारा था आखिर चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के बारे में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक भी महत्वपूर्ण बिंदु पीछे न रह जाए, ताकि वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में इसका नुकसान भुगतना पड़े।